देखो अभी अपन ने देखा कि कोई भी वेव जो है वो वेव, किसी भी वेव के लिए कोई भी मीडियम रेयर है या डेंसर है, ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वेव की स्पीड उन दोनों मीडियम में कंपैरेटिवली क्या है। जिस मीडियम में वेव की स्पीड ज़्यादा होती है वो मीडियम उस वाली वेव के लिए रेयर होगा, और जिस मीडियम में वेव की स्पीड कम होती है वो वाला मीडियम उस वाली वेव के लिए डेंसर मीडियम होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो कि ये है एयर और ये है वाटर। तो जो लाइट वेव अगर यहाँ पर आएगी तो लाइट वेव ऐसे जाएगी रे के लिए। लाइट वेव के लिए ये मीडियम कैसा होगा? ये मीडियम रेयर मीडियम होगा। ये मीडियम कैसा होगा? ये डेंसर मीडियम होगा। तो लाइट वेव के लिए मीडियम ऐसा होगा। वहीं पर अगर साउंड वेव यहाँ पर आएगी, एयर और वाटर, तो साउंड वेव के लिए ये मीडियम डेंसर होगा और ये मीडियम रेयर होगा, क्योंकि साउंड वेव की स्पीड वाटर में ज़्यादा होगी, साउंड वेव की स्पीड एयर में कम होगी। साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। फ्री स्पेस में साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो एक ही सेट ऑफ मीडियम अलग टाइप की वेव के लिए अलग अलग टाइप से बिहेव कर सकता है। ये रेयर और डेंसर का कॉम्बिनेशन है, वहीं पर ये डेंसर और रेयर का कॉम्बिनेशन है। मतलब कोई भी मीडियम डेंसर है या रेयर है किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में देखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, कंपैरिजन करने का बेसिस होगा डेंसिटी, मास, वॉल्यूम से नहीं कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ वेव। जिस मीडियम में वेव की स्पीड ज्यादा होगी वो मीडियम रेयर होगा, जिस मीडियम में वेव की स्पीड कम होगी वो वाला मीडियम डेंसर होगा। एक ही सेट ऑफ मीडियम अलग अलग तरह की वेव के लिए अलग अलग तरह से बिहेव कर सकता है, करता है। ध्यान से देख लो इस बात को, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि एक मीडियम में एक वेव आ रही है और ये एक वेव यहाँ पर ऐसे ट्रेवल करके आ रही है। ध्यान से देखो, उसको यहाँ बना देते हैं। जो एक वेव है वो एक वेव यहाँ पर ट्रेवल करके आ रही है और यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया। ऐसे मानो कि ये स्ट्रिंग थिन है और ये थिक है, ये थिन और ये थिक, तो यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है। ये पल्स यहाँ पर मूव करके आ रही है और यहाँ पर अब आते ही इसका एक हिस्सा ट्रांसमिट होकर आगे जाएगा, एक हिस्सा रिफ्लेक्ट होकर पीछे आएगा। तो ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन में क्या होता है ये अपने को यहाँ पर एनालाइज करना है, देखना है कि क्या होता है। अब इसमें देखो वेव की जो प्रॉपर्टी है, जैसे इसका एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी ओमेगा या टाइम पीरियड हो गया, वेवलेंथ हो गई, स्पीड हो गई और आखिरी में फेज, इन सब में क्या चेंज आता है ये एनालाइज करना है। तो जो ट्रांसमिटेड पल्स होगी इसका एक हिस्सा ऐसे कुछ आगे जाएगा और एक हिस्सा कुछ वापस ऐसे आएगा। ये पलट के भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। वो अभी अपन सीखेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है। या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, इन दोनों में से कोई भी एक तरह से वेव का ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन हो सकता है। कैसा क्या होगा अभी अपन देखेंगे। ये भी छोड़ दो, अभी ये काम का नहीं है, इसको हटाओ। एक काम करो, पहले एक छोटा सा एनिमेशन देख लो कि ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कैसे होता है, उसके बाद इन प्रॉपर्टीज के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। देखा? अब देखो, एम्पलीट्यूड इन ट्रांसमिशन विल चेंज, रिफ्लेक्शन में भी ये चेंज हो जाएगा, पुराना वाला ए मेंटेन नहीं रहेगा, जो ए होगा उसमें चेंजेस आ जाएंगे। फ्रीक्वेंसी नो चेंज, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है ये किसी भी वेव की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, ये मीडियम चेंज होने से चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ वेव, ये सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, बाकी किसी टर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। स्पीड चेंज, अपने को पता है √T/μ, म्यू चेंज हो गया, डेंसिटी कम ज्यादा हो गई, मीडियम डेंसर हो गया, रेयर हो गया, अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। रिफ्लेक्शन में नो चेंज, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड जो वेव है उसमें तो स्पीड वही रहेगी ना पुराने वाली, तो जो पुरानी स्पीड है वही स्पीड यहाँ पर मेंटेन रहेगी, लेकिन ट्रांसमिटेड वेव में स्पीड में चेंजेस आ जाएंगे और इसके करस्पॉन्डिंग
वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आना है। अगर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा तो स्पीड और जो वेवलेंथ है वो तो डायरेक्टली रिलेट हो जाएंगे और उसमें चेंज करस्पॉन्डिंग दिखेंगे। फेज चेंज, इसको याद रखना, अभी अपन प्रूव कर लेंगे मैथमेटिकली, पर याद रखना, नो चेंज ए पार्ट, चेंज इफ reflected from denser medium boundary, change if reflected from denser medium boundary, इसको याद रखना। अब इसका डेरिवेशन कर लेंगे अपन। बी, नो चेंज इफ reflected from rarer medium बाउंड्री। एक बार फिर से लिख लो, जो फेज है इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ट्रांसमिशन में, रिफ्लेक्टेड में चेंज होता है। अगर रिफ्लेक्शन किससे हो रहा है? डेंसर मीडियम से हो रहा है, यानी आने वाला मीडियम अगर डेंसर है और उसकी बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हुआ तो वहां पर फेज में चेंज होता है, नहीं तो फेज में कोई चेंज नहीं होता है। अगर आने वाला मीडियम रेयर है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर वेव वापस आ रही है, एनर्जी वापस आ रही है, तो उसके फेज में कोई भी चेंज नहीं होता है। ये थोड़ा सा इसको देख लो, इतना नोट कर लो। ये सारी चीजें अपन वन बाय वन करके भी डेरिवेशन में लेके आएंगे और डेरिवेशन में दिखेगा कि ऐसा हो रहा है। बाकी तुमने भी एनिमेशन में देखा कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कैसे होता है। एक पल्स आती है तो एक पार्ट ट्रांसमिट होता है, एक पार्ट वापस रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्टेड पार्ट का शेप कई बार इन्वर्ट होता है, कई बार इन्वर्ट नहीं होता है, कई बार इन्वर्ट होता है, कई बार इन्वर्ट नहीं होता है। तो वो क्यों होता है, कैसे होता है, और उसके कैलकुलेशंस अपन देखने वाले हैं। नोट कर लिया? हो गया? अब देखो, अगर एक वेव आ रही है, एक वेव आ रही है और यहां पर मीडियम चेंज हो रहा है, अब देखो एक वेव यहाँ पर आ रही है, एक वेव यहाँ पर इस तरह से आ रही है, और ये मीडियम अलग और ये मीडियम अलग। ये स्ट्रिंग है जिसमें डेंसिटी μ1 है, इस वाले स्ट्रिंग में डेंसिटी μ2 है। तो y इंसिडेंट वेव की इक्वेशन अपन लिखेंगे a इंसिडेंट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस k1x, ये मान लेते हैं इंसिडेंट वेव की इक्वेशन है। और इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद जो वेव का एक पोर्शन वापस रिफ्लेक्ट होकर आएगा, एक पोर्शन आगे ट्रांसमिट हो जाएगा। जैसे ये वाली वेव बाउंड्री पर रिफ्लेक्ट होगी वैसे ही दो पार्ट ऐसे हो जाएंगे। साइन वेव मान रहे हैं अपन, तो y रिफ्लेक्टेड क्या माने, y रिफ्लेक्टेड हो जाएगी a रिफ्लेक्टेड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस k1x। देखो यहाँ पर कहीं कोई चेंज नहीं, केवल a चेंज होगा, बाकी x डायरेक्शन चेंज हो गया वेव का, इसलिए x का साइन यहाँ पर चेंज कर दिया। y ट्रांसमिटेड, इसकी इक्वेशन है कि a ट्रांसमिटेड साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस k2x, यहाँ पर k2 हो गया है, नोट करो इसको, ये k2 हो गया यहाँ पर, k2x इस तरह से। एक वेव आ रही है, बाउंड्री पर रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पोर्शन इसका ट्रांसमिट हो गया, एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्टेड की इक्वेशन, ट्रांसमिटेड की इक्वेशन, इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जिस टाइम पर इंटरेक्शन चल रहा होगा, मतलब जिस टाइम पर इंटरेक्शन चल रहा होगा, मतलब आधी जो ये वाली वेव है, आधी वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट हो चुकी है, मतलब आधा पोर्शन वापस आ चुका है और अगला पोर्शन इसमें टकरा रहा है। आधा पार्ट या कुछ एक पर्टिकुलर पोर्शन का यहाँ पर इंटरेक्शन हो चुका है। उस टाइम पर तुमसे पूछें कि क्या होगा, ये एनालाइज करो।
तो देखो, जब यहाँ पर आधा इंटरेक्शन हो चुका है उस वक्त इसको एनालाइज कर रहे हैं। तो उस वक्त एट द बाउंड्री y इंसिडेंट प्लस y रिफ्लेक्टेड मस्ट बी इक्वल टू y ट्रांसमिटेड, ये होना चाहिए। बाउंड्री पर कितने वेव है? बाउंड्री पर कुल मिला के 3 वेव है। बाउंड्री पर कुल मिला के 3 वेव है। बाउंड्री पर कौन कौन सी वेव है? 3। बाउंड्री पर एक वेव है, बाउंड्री पर एक वेव है इंसिडेंट, एक वेव है इंसिडेंट, एक है रिफ्लेक्टेड और एक ट्रांसमिटेड। जो बाउंड्री वाला पार्टिकल है वहां पर 2 वेव इस तरफ है ना, बाउंड्री वाले पार्टिकल के पास 2 वेव हैं। 2 वेव कौन कौन सी हैं? इस तरह से 2 वेव हैं। ये 2 वेव कौन सी हैं? ये वेव है इंसिडेंट जो लगातार इस तरफ आ रही है, ये वेव कौन सी है? जो ट्रांसमिट हो रही है, और ये वेव कौन सी है? जो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो बाउंड्री वाला पार्टिकल कितनी वेव को बियर करेगा, कितनी वेव को फील करेगा? वो 3 वेव को फील करेगा। इधर और इधर का एक एक पार्टिकल देखो, ये पार्टिकल इन दोनों वेव के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है। ये रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट का सुपर इम्पोज्ड यहाँ पर पोर्शन होगा। जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव उन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो भी इसकी हालत होनी है वो हालत यहाँ पर ऐसे हो रही है, इसकी ऐसे जम कर रहा है ये। और इस तरफ वाला जो पार्टिकल है वो ट्रांसमिटेड की वजह से ऐसे जम कर रहा है। और एक्चुअल में क्या दोनों कनेक्टेड है? दोनों का सेचम तो एक ही टाइप से करना है ना, दोनों का सेचम एक ही टाइप से करना है। कहने की मीनिंग, बाउंड्री के इधर का जस्ट इधर का जो पार्टिकल है वो दोनों वेव के सुपरपोजिशन को फील करेगा, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के सुपरपोजिशन को फील करेगा। इधर का जो पार्टिकल है ये पार्टिकल यहाँ पर ट्रांसमिटेड की इक्वेशन को फील करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग एसएचएम करेगा। इसलिए एट द बाउंड्री इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अपन ये बोल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये होगी। ठीक है, अब जेई में हमेशा ही ऐसा आएगा, हमेशा ही ऐसा आएगा, बाउंड्री इज एट x इक्वल टू 0। अदरवाइज इसमें फोरियर सीरीज का कंसेप्ट आ जाएगा और फिर कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस रहेंगे जो कि अपने स्कोप के बाहर जाने लग जाएंगे। इसलिए हमेशा अपन बाउंड्री को x इक्वल टू 0 पर मान के चलेंगे। अब इन इक्वेशंस में ये प्लग इन करो और एट द बाउंड्री का मतलब है x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर ये रखो, ये रखो, ये रखो और इक्वेशन बनाओ। देखो क्या इक्वेशन आती है, करो, सॉल्व करो।